अब देखिए कि ये अर्ली नेशनलिस्ट जो मॉडरेट लीडर्स थे, इन लोगों ने डिमांड भी करनी शुरू कर दी। जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बाद दे स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि यार कुछ भी हो जाए हमारी मांगे पूरी करो। डिमांड क्या हुआ करती थी? दो तरह की डिमांड थी। एक तो थी आपकी इकोनॉमिक डिमांड और दूसरी थी आपकी पॉलिटिकल डिमांड, कि भाई इनके राजकीय रूप से इन्होंने थोड़ी बहुत मांग करनी शुरू कर दी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में। इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप था उसके रूप में भी इन्होंने थोड़ी बहुत डिमांड करनी शुरू कर दी। हमको देखना यह क्या है कि इकोनॉमिक डिमांड्स इन्होंने क्या की, ओके, आर्थिक डिमांड इन्होंने क्या की। व्हाट वर द इकोनॉमिक डिमांड्स? ये लोग क्या करेंगे इकोनॉमिक डिमांड्स के रूप में? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कि ये लोग इकोनॉमी को लेके क्या डिमांड करेंगे? द डिमांड विल बी द सेम। अभी जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसके ऑपोजिट ये लोग डिमांड करेंगे। ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी? यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। व्हाट विल दिस गाइस डिमांड? बोले बंद कर दो। ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी? कि डबल टैक्सेशन कर दो, रेवेन्यू आपका ज्यादा बढ़ा रहे थे। ये लोग क्या बोलेंगे कि रेवेन्यू कम कर दो। ब्रिटिश पॉलिसी थी कि डिवेल्युएशन कर रहे थे पैसों का, ये बोलेंगे कि भाई रुपीस का रिवेल्युएशन किया जाए। एसेंशियली जो भी ब्रिटिश रूल का जो एस्पेक्ट था ना, उसके विपरीत जाके ये लोग डिमांड करते रहेंगे। तो रेवेन्यू रिडक्शन की बात करेंगे, ये बोलेंगे कि हमको कंसेशन दो, रिमिशन दो, रिलीफ दो इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी। बोले हमारे लोगों का आप जो शोषण कर रहे हो वो बंद करना शुरू करो। बोले यार ये सब नहीं चलेगा, हम लोग अभी पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, रेवेन्यू रिडक्शन की तरफ चले गए, कंसेशन और रिमिशन की तरफ चले गए। जब हमको जरूरत पड़ेगी तब आपको हमको थोड़ा बहुत रिलीफ भी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी थी यहाँ पे, कि यू हैव टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज। बोले कुछ भी हो जाए आपको अपने खर्चे कम करने हैं। यू हैव टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर्स। अभी मैंने बताया ना कि होम चार्जेस में कितना जा रहा था इकोनॉमिक ड्रेन के तहत, तो ये लोग यही बोलेंगे कि आपका होम चार्जेस जो है उसको कम किया जाए। वी वांट दिस मनी टू बी स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। तो जो ब्रिटिश रूल का एस्पेक्ट था उसके विपरीत जाके आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट कांग्रेस के साथ देखने को मिलता रहेगा। लार्जर एलोकेशन ऑफ बजट इन एग्रीकल्चर एरियाज। बोले कुछ भी हो जाए आप लोग खेती के अंदर पैसा नहीं डाल रहे हैं। मैंने बताया कि द ब्रिटिशर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो उसके विपरीत में जाके ये लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप एग्रीकल्चर के अंदर पैसा डालिए। बोले हमारी जो खेती का जो पूरा का पूरा विभाग है उसको और ज्यादा मजबूत और आगे ले जाने की कोशिश करिए। साथों साथ दे ऑल्सो रेज द वॉइस फॉर द इंडियन वर्कर्स। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे भारतीय मजदूर, उनको लेके भी इन्होंने थोड़ा बहुत मुद्दे उठाए कि भाई इनके लिए एक जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस बनाओ, इनकी तनख्वाह आप टाइम के ऊपर किया करो, इनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल राइट दे दिया करो, इनको इकोनॉमिकली थोड़ा ऊपर ले जाने के पीछे आप थोड़ा बहुत कामकाज करने की कोशिश करिएगा। डिमांडेड अ फेवरेबल एक्सचेंज रेट फॉर इंडियन करेंसी। मैंने बताया कि इंडियन करेंसी को डिवैल्यू किया जाता था पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ या उसका वाइस वर्सा किया जाता था अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जहां जहां उनको जरूरत पड़ी तो इंडियन करेंसी को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया जाता। तो ये लोग जब आए, इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाया, तो इन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा आगे ले जाने के लिए इन्होंने बताया कि ये सब चीजें आप चेंज कर दो। रिफॉर्म्स इन ट्रेड पॉलिसी भी इन्होंने डिमांड की। अबॉलिशिंग यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, आपकी एक तरफी मुक्त व्यापार की नीति है, उसको भी बंद करना चाहिए क्योंकि इट इज एंटी इंडिया। ये भारत के लोगों के विरुद्ध में पूरी की पूरी ड्यूटी आपने पास की है और ये भी अच्छा नहीं है। भारत के लोगों का शोषण ही इसके कारण हो रहा है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर आपको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो पूरा का पूरा था जो ब्रिटिश रूल का, इसके पहले के क्लासेस के अंदर हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वही चीज ये लोग डिमांड करेंगे। दे विल नॉट डिमांड समथिंग न्यू, क्योंकि इनको पता था कि सच्चाई क्या है भारत के अंदर, और वही सच्चाई को लोगों के सामने उजागर करने के लिए इन्होंने ये सब चीजें डिमांड करनी शुरू कर दी। सेकेंडली, इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स भी हुआ करती थी और पॉलिटिकल डिमांड्स भी इनके लिए बहुत ही आगे लेके जाएगी। ओके, पहला बोल दिया कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभी आप देखिएगा कि हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी नहीं हो रहा। एंड व्हेन द कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि कुछ भी हो जाए भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करो। वो चाहे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, आपकी विधान परिषद होगी, केंद्रीय और क्षेत्रीय विधान परिषद, उसके ऊपर किया जाए। साथों साथ आपने वाइसरॉय और उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बहुत पावर दिया है, वो पावर को क्या करना है, आपको कम कर देना है। तो कंटेनमेंट ऑफ पावर, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि आपका पावर थोड़ा कट किया जाए। यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर सपोज टू रूल। बोले हम लोग भी है, हम लोग भी यहाँ पे शासन करेंगे, हम लोग को भी थोड़ा बहुत राइट्स देना चाहिए। एसेंशियली दे आल्सो डिमांडेड अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के लोगों को यहाँ पे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। मैंने बताया कि जुडिशरी जो थी आपकी
वो जुडिशरी को एसेंशियली साइडलाइन कर दिया जाता था। इन्होंने बता दिया कि भाई इंडियन जजेस को आप पावर दे दो कि यूरोपियन सब्जेक्ट्स को ट्राई कर पाए। इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसे कहते हैं हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। हिल्बर्ट बिल के अंदर प्रोविजन यही था कि इंडियन जजेस को पावर दे दिया जाएगा कि वो यूरोपियन नागरिक जो भी होगा उसके खिलाफ वो अपना मुकदमा चला पाए। बट अंग्रेजों को पसंद नहीं आया ये चीज, तो ये बिल को ड्रॉप कर दिया था। तो वही हिल्बर्ट बिल की जो डिमांड थी वो ये लोग कांग्रेस के तहत लेके आएंगे और बोल देंगे कि भाई इंडिया के जितने भी जजेस थे, आपके जो त्रिपाठी साहब है वो इसको ट्राई कर रहे हैं, इसके पीछे आपके कांग्रेसी जिम्मेदार बोल सकते हो कि द इंडियन जजेस वर गिवन पावर टू ट्राई द यूरोपियन सिटीजन्स। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी डिमांड की कि यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण पूरा का पूरा शासन चला रहे हो उसे बंद कर दो, और आप जो भी ट्रायल कर रहे हो वो जूरी के तहत करो। जूरी मतलब एक जज नहीं होगा, 3-4 जज पूरी की पूरी बेंच बैठेगी और बेंच के थ्रू आप पूरा का पूरा यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करोगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। जो प्रेस का पूरा गला घोट दिया गया था उसको वापस खोलने की कोशिश की। फ्री स्पीच तो आज की तारीख में भी मुद्दा है, उस टाइम भी ये लोग उस टाइम के तहत डिमांड करते रहते थे। ओके, तो कंटिन्यूस आपको देखने को मिलता रहता है कि सिविल राइट्स हो या आपके जो डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर्स थे अंग्रेजों के, उन सब को लेके यहाँ पे इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन का भी मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। यहाँ से ही आपका कभी कभी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ये सब पूरा का पूरा जो डिमांड कर रही थी, वो डिमांड के तहत आपको क्या लगता है कि सरकार का एटीट्यूड क्या होगा? व्हाट वुड बी द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दी कांग्रेस, और कांग्रेस की डिमांड के पीछे सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी? इनिशियली मैंने बताया कि सरकार ने इसको वेलकम किया न्यूट्रल वे के तहत, बोले कोई बात नहीं, कांग्रेस बना है, हमारे ही लोगों ने बनाया है, भाईबंदी है हमारा, ठीक है, ये ह्यूम तो कोई इश्यू नहीं है हमको। 1887 के आसपास तक आते आते कांग्रेस के खिलाफ सरकार बहुत हॉस्टिलिटी जाहिर कर रही थी। द गवर्नमेंट स्टार्टेड becoming hostile against the Congress leadership, और लॉर्ड डफरिन 1885-1887 के आसपास ही जब ये बताते हैं कि इट्स अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, एक बहुत ही सूक्ष्म है, दिखते भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे, बोले चिंटू पिंटू। ये 4 लोग मिला के बोले पॉलिटिकल डिमांड कर रहे हैं, बोले क्या करोगे तुम? ओके, कुछ चलने वाला नहीं है तुम्हारा। इसके बाद आपके 1905 के आसपास जब गवर्नर जनरल आते हैं वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन बोलते हैं कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Okay, ये प्रश्न स्टेटमेंट के साथ ही यूपीएससी ने पूछ दिया था 1997-98 के आसपास के प्रश्न पत्र के अंदर कि who said this statement, who said to whom and when, वो आरटीसी आता था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट पूछता रहता है, तो इसने प्रीलिम्स के अंदर पूछा था, 4 गवर्नर जनरल के नाम दिए थे और लॉर्ड कर्जन के साथ ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा एट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि 1907 के आसपास अगर आपको पता होगा कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस की फूट हुई थी, और इसके तहत ही लॉर्ड कर्जन ये स्टेटमेंट देते हैं, बोले कांग्रेस टूट रही है, मुझे मजा आ रही है, और मैं जब तक भारत में हूं तो मैं देखूंगा कि ये शांतिपूर्ण इसका मृत्यु हो जाए तो मुझे मजा आएगी। और ओके, सो एसेंशियली सो द ब्रिटिशर्स 1888 तक आते आते यहाँ पे डिवाइड एंड रूल, अपनी जो पूरा का पूरा जो डिवाइड एंड रूल की जो थियरी है वो थियरी को आगे और प्रोपोगेट करेंगे, और इसके तहत ही जो कांग्रेस के राइवल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उसको ये लोग पुश कर देंगे। इसी के तहत 1887-1888 के आसपास एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है यूनाइटेड इंडियंस पैट्रियोटिक एसोसिएशन। दिस वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, आपके अलीगढ़ मूवमेंट वाले, और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। इन दोनों के द्वारा जो बनाई गई जो पॉलिटिकल बॉडी थी, जो एंटी कांग्रेस मूवमेंट भी बोला जाता है, सरकार उसको बहुत ही फेवर करती है और कांग्रेस को थोड़ा दबाने की कोशिश करेगी। इसके बाद आपको ये चीज कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी, वो चाहे मुस्लिम लीग होगा, मुस्लिम लीग को भी सरकार बहुत फेवर करेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है वो और डेवलप कर रही है और ये वीक करेगी। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस एंड सर सैयद अहमद खान आर ऑल्सो रिलेटेड टू यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न आ सकता है, कहीं ना कहीं आप देखते रहिएगा। हमको जब कभी कभी यूपीएससी प्रश्न पूछता है वो है क्रिटिकली एनालाइज, कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल प्लेड बाय मॉडरेट्स इनटू द नेशनल मूवमेंट, द अर्ली नेशनलिस्ट इनटू द इनिशियल टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो आपको इनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया कि इन्होंने डिमांड की है, बड़ी बड़ी डिमांड तो की है, बट सरकार, मैंने आपको बताया कि सरकार का एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं था। ओके,
सो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो दैट द ब्रिटिशर्स ट्रीटेड देम विद कंटेम्प्ट। बोलेंगे इनको बात बात के ऊपर उतार दिया जाता, बोले निकलो यहाँ से, ठीक है, लकड़ी बकड़ी मार के, ठीक है, इनको भगा दिया जाता, बोले निकलो यहाँ से, यू आर नॉट सपोज टू कम नियर अस। सेकेंडली इनके लिए ये भी क्रिटिसिज्म है कि दे आर फेल टू एक्वायर एनी रूट्स अमंग द कॉमन पीपल, क्योंकि कॉमन पीपल के साथ इनका रिलेशन ही नहीं था। मैंने बताया कि इवन कांग्रेस के अंदर जो जो लोग ने यहाँ पे ज्वाइन किया था 1885 1890s के आसपास, उनको भी पसंद नहीं आ रहा था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द मॉडरेट्स पीपल डूइंग। बोले मॉडरेट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिमांड करते रहते हैं, ये करो ना वो करो, फला करो, हमारे लोगों को कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए ये क्रिटिसिज्म बहुत है कि दे फेल टू एक्वायर एनी रूट। इसके बाद आपके जो एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी के लोग होंगे, जो चरमपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं, इनके लिए फायदा ये है कि ये लोग कॉमन मैन के साथ चले गए। बट आपके जो मॉडरेट्स होंगे, मॉडरेट्स आपके यहाँ पे जो कॉमन मैन के साथ जो रूट है, जो आपका ग्राउंड रियलिटी है, वो कभी जोड़ नहीं पाते। इसके साथ ये भी क्रिटिसिज्म बोला जाता है, दे फेल टू कीप द पेस विद द यर्निंग एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन पीपल। भारत के लोगों की जिस तरह से जो विचारधारा आगे बढ़ रही थी, उसके लिए भी ये लोग ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए ये भी एक क्रिटिसिज्म बोली जाती है मॉडरेट्स को लेके। ओके, मुस्लिम स्टेट्स अवर फ्रॉम देम, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी यहाँ पे इनके साथ इनका जो भी मूवमेंट था इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। अभी देखिए 1885 से लेकर 1905 तक कोई भी बड़ा आंदोलन भारत के अंदर नहीं होता। फ्रॉम 1905 इट ऑल स्टार्ट्स विद द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के बाद ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी दूर रहती है इनकी जो धर्मपंथी विचारधारा वाले जो लोग थे इसके साथ साथ। बट हमको यही लिखना है कि दो यहाँ पे ये लोग नेगेटिव के अंदर थे, बट दे अचीव लॉट अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं है कि भाई इनके साथ सब बुराई किया और ये लोग सबका सब पूरा नेगेटिव ही रहे हैं। एक डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत के अंदर इन्होंने एक पॉलिटिकल बॉडी बनाने की शुरुआत की थी और इसके तहत इन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी करने की कोशिश की है। वो अच्छा काम क्या है वो भी देख लेते हैं। हम लोग को जब बैलेंस करना है आंसर को, तो बैलेंस कैसे कर पाओगे। पहला काम है, दे मेड अ डिसिसिव शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एन ऑल इंडिया स्केल ऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्च्ड। तो भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स की जो शुरुआत थी मॉडर्न डे पॉलिटिक्स की, वो कांग्रेस ने की है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको कांग्रेस का यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। सेकेंडली, भारत के लोगों को कॉन्शियस कर दिया है कि हमको पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर यूनाइट होना पड़ेगा। इफ विल नॉट बी यूनाइटेड, तो हो सकता है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह पाएंगे और अंग्रेजों से आजादी नहीं मिल पाएगी। दे ऑल्सो मेड पीपल अवेयर अबाउट द कॉमन एनिमी। बोले यार हमारा दुश्मन एक ही है, वो क्या है? अंग्रेज। वो चाहे पंजाब का आदमी होगा, वो चाहे बिहार का आदमी होगा, वो चाहे गुजरात का आदमी होगा, सबके पीछे यही होता है, वो है कि भाई हमारे पीछे कॉमन एनिमी है, वो है अंग्रेज। दे ऑल्सो पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टी। भारत के अंदर जो आपकी लोकशाही है और इसके साथ साथ जो आपके राइट्स के पूरे मुद्दे हैं, जो अधिकार के जो इश्यूज है, वो भी इन्होंने पॉपुलराइज किए हैं। तो कांग्रेस की एक और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलती रहती है। तो इतनी खराब सिचुएशन होने के बावजूद भारत के अंदर जो पॉलिटिकल स्टार्टअप है वो मॉडरेट्स ने दिया। ये भी बोला जाता है कि इसके बाद जिन्होंने लोग ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो बेस मॉडरेट्स बना के गए थे। अगर बेस मॉडरेट्स ने नहीं बनाया होता, अगर किसी ने इकोनॉमिक क्रिटिक नहीं किया होता, अगर किसी ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया होता, तो कोई भी लोग इकट्ठे नहीं आ पाते। They also tried to expose the true character of British imperialism in India. अपने जो न्यूज़पेपर्स थे, अपने जितने रिसर्च पेपर्स थे, अपनी जितनी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, अपने पैम्पलेट्स के थ्रू, ये सब चीजों के सहारे इन्होंने पूरा का पूरा जो सच्चा चेहरा था अंग्रेजों का, वो भी भारत के अंदर इन्होंने भारत के लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। साथों साथ पॉलिटिकल अरेना के अंदर भी इनको थोड़ा बहुत फायदा होता है, और वो फायदा होता है आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट। 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, इसके पीछे भी आपके मॉडरेट्स जिम्मेदार बोले जाते हैं। मॉडरेट्स ने 1885 के बाद जो भी डिमांड रखी थी, इसके बाद ही 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया। अगर मॉडरेट्स ने डिमांड नहीं की होती, तो हो सकता है कि आपका काउंसिल एक्ट थोड़ा लेट आता, या उसके अंदर के जो रिफॉर्म्स थे वो भी थोड़े बहुत लेट आ जाते। ओके, सो दे लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पाथ एंड फ्यूचर लीडर्स एंड फ्यूचर पाथ। ओके, तो इन्होंने जो पूरा का पूरा बेस बनाया है, वो बेस के आधार के ऊपर आपकी आजादी की लड़ाई आगे कंटिन्यू होगी। तो मॉडरेट्स को जनरली अंडरमाइन किया जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, बट हमको ये देखना है कि आपकी जितने भी ये धर्मपंथी विचारधारा वाले लोग थे, इनको अंडरमाइन नहीं करना है,
बट दे वर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। भारत के अंदर जो संगठित रूप में आपकी जो राजकीय जो पूरी की पूरी जो जर्नी शुरू हुई थी, जो व्यवहार शुरू हुआ था, उसके पीछे भी आपके मॉडरेट्स जिम्मेदार हैं। अब देखिए कि काउंसिल एक्ट मैंने आपको बताया 1892 का तो एक आया था, इसके पहले एक काउंसिल एक्ट आया था जिसे कहते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। मेन प्रोविजन से देख लो, कहीं ना कहीं से प्रश्न आएगा तो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, प्रीलिम्स के अंदर पूछा कि मेंस के अंदर पूछा। ओके, अब देखिए कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज पास्ड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, उसके बाद काउंसिल एक्ट को पास कर दिया गया। इसके अंदर होगा ऐसा कि इंडियंस का थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। वाइसरॉय की खुद की एक काउंसिल हुआ करती थी, वाइसरॉयज काउंसिल। वहां पे भारत के लोगों का नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब ये था कि जाके आपको खाली चाय पी के वापिस आ जाना है। ओके, इंपॉर्टेंट ये था कि आप वहां पे मीटिंग के अंदर हो गए बट आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी, इनडायरेक्टली यही था। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के अंदर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इन्होंने वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर 3 लोगों को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर 3 लोगों का नॉमिनेशन किया। तो राजा ऑफ बनारस, आपके महाराजा पटियाला थे और आपके सर दिनकर राव, जो आगे जाके थोड़ा बहुत जूरिस्ट के तौर के ऊपर भी काम करते हैं। तो इनका नॉमिनेशन इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ 1861 की काउंसिल एक्ट के तहत आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण की जो प्रोसेस थी, उसको और कंटिन्यू किया जाएगा। अब आप देखिए कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, उसके पीछे मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द रीजंस वाज ओवर सेंट्रलाइजेशन। अभी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ये लोग चले जाएंगे और जो आपकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो पावर, आपने पिट्स इंडिया एक्ट और जितने भी एक्ट है उसके बाद उनको कन्फाइन कर दिया था, वो पावर को थोड़ा बहुत रिस्टोर कर दिया जाएगा। इनकी ऑटोनॉमी, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे भारत के अंदर, उनकी ऑटोनॉमी, जो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, उनकी ऑटोनॉमी को भी वापिस लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनता है आपके बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, और जो आपका पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसे आप फाटा भी कहते हो, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, तो NWFP फाटा एरियाज के तहत भी यहाँ पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गर्माहट भारत के अंदर शुरू होती है। वाइसरॉय को बोला गया कि ही कैन ऑल्सो एम्पायर इश्यू ऑर्डिनेंसेस का पावर भी वाइसरॉय के ऊपर थोड़ा और ज्यादा दे दिया जाता है। 1892 के बाद, इसके बाद जो 61 के बाद जो 30 साल के बाद एक और काउंसिल एक्ट पास होता है, जिसे कहते हैं काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। एज यूजुअल मैंने बताया कि जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसको और बढ़ा दिया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल, आपकी केंद्रीय और आपकी जो क्षेत्रीय विधान परिषदें थी, वो परिषदों के अंदर आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका बढ़ावा किया गया। साथों साथ आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके फंक्शंस बढ़ा दिए गए। फंक्शंस कैसे कि दे कैन डिस्कस बजट। बोले क्या बात है, बोले बजट के ऊपर ये लोग डिस्कशन कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एड्रेस क्वेश्चंस, बट इंपॉर्टेंट ये था कि दे कैन नॉट एड्रेस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अगर आप डिस्कस कर रहे हो बजट, बोले 2 रुपए यहाँ 1 रुपए वहां पे, और हम लोग पूछते हैं कि चलो 1 रुपए कहाँ पे पूछा, तो उन्होंने बोला कि 1 रुपए इन्होंने पानी के ऊपर खर्च किया। फी फॉर आवर मेंबर्स आस्क कि 1 रुपया पानी के ऊपर खर्च किया, उसमें से आप मुझे ब्रेकअप दीजिए कि मिनरल वाटर पे कितना किया, आरओ वाटर पे कितना किया, वो मशीन के ऊपर कितना किया। तो वो हम नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस देने का अधिकार हमको 1909 की जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स हुए थे उसके तहत अंग्रेजों ने दिए थे। तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काउंसिल एक्ट मैंने बताया 1892 का, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जो मॉडरेट्स डिमांड कर रहे थे, वो मॉडरेट्स डिमांड क्या कर रहे थे कि भाई हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दो। रिप्रेजेंटेशन दिया कि नहीं दिया कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए गए। दूसरी डिमांड ये थी कि भाई काउंसिल का काम बढ़ाया जाए, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे लोगों को थोड़ा बहुत अधिकार भी दे दिया जाएगा। साथों साथ आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका भी अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा, वाइसरॉय करेगा। बट उसकी रिकमेंडेशंस कौन देगा, वो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर आपकी जो काउंसिल होगी या बंगाल के अंदर, उनके अंदर जो रिकमेंडेशन देने वाले इंसान होंगे वो आजू बाजू बॉम्बे और मद्रास के लोग रिकमेंडेशन करेंगे। साथों साथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी यहाँ पे रिकमेंडेशन करता रहेगा। इसके बाद जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी गवर्नर होगी, और गवर्नर को रिकमेंडेशन करने वाले जो लोग होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
म्यूनिसिपालिटीज, यूनिवर्सिटी, स्टेट एसोसिएशन, जमींदार एंड अदर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो आज की तारीख में भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है उनके वहां पे तो इसी तरह से आज की तारीख में भी ऐसा ही अपॉइंटमेंट होता है। आपके करीबन 7 से 8 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, उनके यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आप देखोगे तो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को राइट्स दिया है, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेंबर्स जो आपके जिला पंचायत है वो लोग वोट करते हैं, म्यूनिसिपालिटीज के जितने भी मेंबर्स होंगे वो लोग भी वोट करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉमिनेशंस हमारे लोगों का होता है। काउंसिल एक्ट हमारे जो मॉडरेट भाई बंधु थे उनके लिए यही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तहत पे देखा जाता है। ओके, हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं वो है इंडियन रिस्पॉन्स, उसमें भी मॉडर्न इंडिया का जो एस्पेक्ट जो था वो हमने ये देखा। वो है सबसे पहले कांग्रेस के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। प्री गांधीयन फेज के अंदर मैंने आपको बताया कि मॉडरेट्स देख रहे थे हम लोग, भी मॉडरेट्स के बाद जो सेकंड एस्पेक्ट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है वो है एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक।